हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन एक सुबह नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको उस वीडियो के ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रख लेना। कल है संडे, इस चैनल के ऊपर भी एक नया ज़बरदस्त लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक आपको इधर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी हम लोग को हलचलें देखने को मिल रही है, और उसके पीछे का रीज़न भी है नए नए प्लेयर्स की एंट्री भी हम लोग को देखने को मिल रही है। और खास करके आपको पता है फाइनेंस सेक्टर मतलब हम एनबीएफसी की बात करते हैं, बिकॉज बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करना भाई वो कोई बच्चों का खेल है नहीं। सो जितने भी दिग्गज हम लोग को बाकी के जो देखने को मिल जाते हैं वो एनबीएफसी सेक्टर में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और एनबीएफसी सेक्टर की अगर बात कर ले तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सी कंपनी आती है? बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस के आसपास भी कोई नहीं है, आप सभी लोगों को पता है काफ़ी बड़ी कंपनी है। सो बजाज फाइनेंस के बाद अगर किसी की चर्चा होने लगी तो किसकी होने लगी? जियो फाइनेंस की। सो जियो फाइनेंस पहले से ही था, बट बाद में आपको पता ही है रिलायंस ने एक डिसीजन ले लिया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग करते हैं और बाजार में क्या करते हैं उसको अलग से लिस्ट भी करवाते हैं। सो उसके बाद हम लोगों ने देखा है जेएफएस को भी बड़ा बनाने के लिए रिलायंस ग्रुप लगातार काम करते हुए देखने को मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ आरबीआई के नए नियम भी देखने को मिल गए। अपर लेयर एनबीएफसी को मार्केट में आना पड़ेगा। सो टाटा कैपिटल भी मार्केट में आते हुए देखने को मिल गया। ये भी हम लोग को सारे एनबीएफसी सेगमेंट में ही वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ये जितने भी एनबीएफसी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं फाइनेंस में काम करने वाली कंपनियां हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन कौन सी है दोस्तों? यस, यहाँ पे जो बिजनेस की ग्रोथ है वो नॉर्मल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, लिमिटेड, क्योंकि ये ऑलरेडी साइज में ये कंपनियाँ काफ़ी बड़ी है। ठीक है, ये कोई छोटी कंपनियाँ नहीं है। ऑलरेडी लाख लाख करोड़ के इनके मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। बजाज फाइनेंस का तो बात ही छोड़ दो, वो तो 6 लाख करोड़ के भी ऊपर का मार्केट कैप वाली कंपनी है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो एक ऐसी एनबीएफसी है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ के टर्म्स में इनको काफ़ी अच्छी चुनौती दे रही है, क्योंकि वो साइज में कंपैरेटिवली इनसे छोटी है। एंड रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, इस कंपनी ने अपने Q2 के नंबर भी यहाँ पे सामने रखे थे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी अब लगातार आगे बढ़ते बढ़ते साल भर पहले तो कंपनी घाटे में थी, अब वो घाटे से भी बाहर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये भी जो कंपनी दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा खासियत क्या है? ये भी एक बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। सो जब कोई कंपनी बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग होती है ना, तो उसका बिजनेस मतलब वो बड़ा बनाने के लिए मतलब उसको कम एफर्ट्स लेने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू द अगर कोई छोटी साइज़ की कंपनी होगी उस हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इनके मल्टीपल बिजनेसेस ऑलरेडी सेटअप होते हैं, कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे होते हैं, तो ग्रो करना कंपैरेटिवली इनके लिए आसान यहाँ पे हो जाता है। और जैसे कि इस कंपनी ने इस वक्त अपने Q2 के नंबर दिखाए, लिटरली पूरे फाइनेंस सेक्टर को, एनबीएफसी सेक्टर को चौंका के रख दिया। और चौंकाना मतलब क्या? अच्छा परफॉर्मेंस के चलते चौंका के रख दिया, सरप्राइज करके यहाँ पे रख दिया। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, नंबर आपके सामने सितंबर, जून, सितंबर, मतलब ये है पिछले क्वार्टर के नंबर और ये है एक साल पहले के नंबर। सो ये जो एनबीएफसी है, छोटे एनबीएफसी, इसने यहाँ पे क्या किया? टोटल इनकम आप देख सकते हो दोस्तों कितना है? 1542 करोड़। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था? 1300 करोड़ के रेंज में। अभी कितना था? 1500 करोड़ के रेंज में। और एक साल पहले नॉट इवन 1000 करोड़, 996 करोड़। सो आप देख सकते हैं 996 करोड़ से 1500 करोड़ के रेंज में आ गया। तो कंपनी का ईयरली इनकम बढ़ा है। क्वार्टरली 1300 करोड़ के रेंज में था, वो भी बढ़ के 1500 करोड़ हुआ है, तो वो भी यहाँ पे बढ़ा है। तो कंपनी का जो इनकम था इस क्वार्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उसने ईयरली एंड क्वार्टरली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, हम खर्चे के भी यहाँ पे देखते हैं, एक्सपेंसेस को देखते हैं। सिर्फ इनकम होकर चलता नहीं है भाई। ठीक है, इनकम है 10 और अगर खर्चे है 12 तो कंपनी घाटे में जाएगी, और पहले ऐसा ही होता था। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का जो खर्चा है वो 1600 करोड़ के रेंज में देखने को मिलता था, 1600 करोड़। अब आप बोलोगे इसमें क्या हुआ? अरे आप भूल गए, अभी कंपनी एक साल पहले मैंने अभी आपको क्या दिखाया है कि कंपनी कमाती कितना थे? नॉट इवन 1000 करोड़, 996 का कमाई। ठीक है, और खर्चा कितना? 1600 करोड़ से ज़्यादा। तो क्या होता था? कंपनी घाटे में जाती थी। सो इसलिए आप देख सकते हैं नीचे भी देखो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक साल पहले 630 करोड़ का कंपनी का घाटा देखने को मिलता था। सो ये पहले की बात है, 1600 करोड़। देन अभी की अगर बात कर रहे तो खर्चा कितना हो गया? 1443 करोड़। ठीक है, और उसके पहले कितना खर्चा था? 1230 करोड़। मतलब क्या है कि खर्चे भी थोड़े से मैनेज होते हुए देखने को मिल गया और कंपनी का इनकम भी बढ़ते हुए देखने को मिल गया।
ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली ना, बिजनेस को बड़ा करना है तो थोड़ा खर्चा करना ही पड़ता है। आपने स्टार्टअप कंपनियां नहीं देखी क्या, कितना ज़्यादा खर्चा करती है, घाटे में ही होती है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। एक बार मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया, फिर धीमे 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 करके खर्चों को भी मैनेज करेंगे और इनकम भी बढ़ाएंगे। इनकम से एक्सपेंस यहाँ पे हटा देंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो यस दोस्तों, कंपनी हम लोग को वापस प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 98.89 करोड़। टैक्स देने के पहले का 3 महीने पहले 83 करोड़ और 1 साल पहले पूछो ही मत 630 करोड़ का घाटा था। ठीक है, क्योंकि कंपनी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही थी। अब उसके बाद क्या भाई, आपको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स देने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, ये कितना है? 74.20 करोड़। यह है इस वक्त का प्रॉफिट, जो लास्ट टाइम था 62 करोड़ के आसपास। 62 करोड़ से 74 करोड़। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ईयरली तो घाटे में ही थी, 470 करोड़ का घाटा था। तो घाटे से मुनाफे में आना, यह भी एक कमाल की बात होती है। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों साइड पे हम कह सकते हैं दोस्तों, कंपनी अभी हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और यही चीज़ आपको EPS अर्निंग पर शेयर में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाती है, जहाँ पे कंपनी का EPS अभी 0.95 है, लास्ट टाइम 0.81 था और 1 साल पहले -6 था। -6 से 0.95, 0.81 से 0.95। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर दोनों साइड से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। इसलिए दोस्तों इस NBFC की काफ़ी चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड समरी की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो जो नेट प्रॉफिट है 74 करोड़ के आसपास, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? यस, टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। घाटे से, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। इनकम तो हम लोगों ने देख लिया, 54% की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इनकम की अगर बात कर ले 53.09% का जंप देखने को मिल रहा है। लोन बुक की बात कर ले 34% ईयरली जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। वहीं पे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो वो कितना है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 49.19%। थोड़ा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं क्वार्टरली से थोड़ा सा कम हुआ है, पहले 49.58 था, अभी 19 देखने को मिल रहा है। और ग्रॉस NPA की बात कर ले तो वो 1.59% देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है असेट क्वालिटी अब स्टेबल देखने को मिल रही है। हम आएंगे प्रॉपरली अभी NPA की यहाँ पे बात कर लेंगे कि एक्चुअल NPA कितना है। 1.59 से बोल के नहीं समझ में आएगा, तो आप देख सकते हैं अभी का Q2 का GNPA कितना है? 1.59 है, बट इसके पहले कितना था? 1.84। आप देख सकते हैं दोस्तों 1.84 से घटकर 1.59 हुआ है GNPA इस क्वार्टर में, तो अच्छी बात है। और नेट NPA जो पिछले क्वार्टर में 0.85 था वो अब 0.81 हुआ है। दोनों NPA की बात कर ले, GNPA या फिर नेट NPA, दोनों में हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कुल मिला के जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है नंबर वाइज काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखा। अच्छा, काफ़ी लोग सोचते होंगे कौन से कंपनी की सर आप बात करें, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पूनावाला फिनकॉर्प। यस दोस्तों, जो आधार पूनावाला जी आप सभी लोगों को पता ही है, अब जरूर इनको यहाँ पे जानते ही होंगे। कोविड वैक्सीन के चलते हुए इन्हीं की तो फैमिली हम लोग को देखने को मिलती थी। ठीक है, यही वो ग्रुप है दोस्तों पूनावाला की अगर बात कर ले तो पूनावाला फिनकॉर्प इन्हीं की एक मतलब यही वो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड गोल्ड लोन सेगमेंट की बात कर ले, ये ग्रोइंग सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, इसमें भी उन्होंने एंट्री की थी। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए, ये अपडेट मैंने आप लोगों को बार बार टाइमली दिया था, जो कि आप देख सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प एंटर गोल्ड लोन मार्केट। अभी की खबर नहीं, अभी बहुत हो गया, कितना अप्रैल मंथ की खबर होगी। प्लान किया था 400 नए ब्रांचेस ओपन करेंगे, गोल्ड लोन में उन्होंने एंट्री किया था। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की भी अगर हम लोग बात कर ले, आप कोई भी ये जो सामान खरीदते हो ना, टीवी, फ्रिज, AC, माइक्रोवेव, ठीक है, उसको भी अगर खरीदने के लिए अगर आपको फाइनेंस चाहिए, उसमें भी उन्होंने एंट्री किया था। पूनावाला फिनकॉर्प एंटर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मार्केट टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड एक्सपांड द रिटेल रीच। हम कह सकते हैं दो नए सेगमेंट के चलते गोल्ड लोन एंड उसी के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इस सेगमेंट में उन्होंने एंट्री किया था। एक ही चीज़ के चलते भाई, ग्रोथ चाहिए, रिटेल स्पेस, कंजम्पशन, आप सभी लोगों को पता है, कंज्यूमर स्पेस, ये बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसमें ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये तो अभी की बात है। इसके पहले आप देख सकते हो, ये तो वैसे ही MSME फाइनेंसिंग, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, इसमें तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ये भी NBFC रजिस्टर्ड हम लोग को, मतलब विद द RBI हम लोग को ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हो 63.96 है, FIS 10.5 है, DIS 12.25 है और पब्लिक
12.5 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर के स्टेक की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 62 से 63 होते हुए देखने को मिल रहा है। ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता था, क्यों, एक खबर आई थी जिस चीज़ के चलते स्टॉक भी हम लोग को 14% तक भागा था। 18 सितंबर की खबर है। क्यों भागा था 14% और 52 खाए लगाया था? क्योंकि कंपनी के प्रमोटर ने ही 1500 करोड़ फंड इन्फ्यूजन किया था, मतलब अपने ही बिजनेस में 1500 करोड़ उन्होंने पैसा डाला और इससे क्या होता है, उनको स्टेक एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी चीज़ के चलते उनका स्टेक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जब इनका सितंबर का डेटा निकल कर आएगा आपको इनका स्टेक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सेम चीज़ जियो फाइनेंस में भी हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। सो कुल मिला के स्टोरी क्या है दोस्तों, यस, फाइनेंस सेगमेंट में अगर आप यहाँ पे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, जियो फाइनेंस, इनको अगर आप स्टडी करते हो, सो इस एनबीएफसी को भी, पूनावाला फिनकॉर्प को भी अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इनके भी नंबर्स को जो अभी Q2 के यहाँ पे आए हैं, इनको भी आप चाहो तो गो थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही था, ठीक है। सो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल लेना। वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।